दोस्तों ईपीएफओ हायर वेजेस को लेकर मैंने बहुत सारे वीडियोस इस सीरीज में बनाए हुए हैं और लास्ट के जो 2 वीडियोस मैंने बनाए थे जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर जो 2014 के बाद रिटायर्ड हो चुके हैं तो उन्हें कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा हायर पेंशन को लेने के लिए और कितनी हायर पेंशन उनकी बनेगी। और एक वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो 2014 से पहले रिटायर्ड हुए हैं उनको कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा और क्या हायर पेंशन बनेगी। दोस्तों वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वो वीडियोस जरूर देखिए ताकि आपको हायर वेजेस को लेकर जो भी कंफ्यूजन है, जो भी कैलकुलेशन आप समझना चाह रहे हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आया हूं क्योंकि बहुत से मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट किया कि सर एक ऐसा वीडियो बनाए जिसमें हम फ्यूचर में रिटायर्ड होंगे, क्योंकि हम अभी करंटली काम कर रहे हैं, वर्किंग में है और हम हो सकता है 2030 या 2035 में रिटायर्ड होंगे, तो उस समय हमारी क्या कैलकुलेशन होगी, कितना अभी हमें जमा करवाना पड़ेगा और हमारा हायर पेंशन हमें उस समय कितना मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं वो सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो को बनाते समय दोस्तों मेरा जो नजरिया था हायर पेंशन को लेकर वो पहले कुछ और था, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा था, जब मैं ये कैलकुलेशन कर रहा था एक्सेल में, तब मेरा जो नजरिया है वो हायर पेंशन को लेकर बिल्कुल चेंज हो गया है। काफी कुछ मुझे उसमें अपने आप को अपडेट करने की जरूरत पड़ी और मेरा जो नजरिया है वो हायर पेंशन को लेकर काफी कुछ बदल गया। तो वो सब कुछ चीजें आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपके साथ में, क्योंकि पहले कुछ और था और अब जो एक्चुअल कैलकुलेशन जब हम समझते हैं तो कुछ और ही निकल कर आता है। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, अंत तक आप वीडियो में बने रहिएगा। अंत में मैं आपके साथ में कुछ सीक्रेट टिप्स भी, कुछ सीक्रेट फॉर्मूले शेयर करूंगा जिससे आपको और आसानी होगी हायर पेंशन का विकल्प हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऑल नोटिफिकेशन को हिट कर देना ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हम चलते हैं उसी एक्सेल पर और समझते हैं एक नए एग्जाम्पल को जिसमें वह फ्यूचर में रिटायर्ड होने वाला है। तो देखिए दोस्तों मैं आ गया हूँ एक्सेल में। यहाँ पर देखिए मिस्टर विशाल को मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। इनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने लिए 1 जनवरी 1978 को इनकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 इन्होंने ज्वाइन किया था। डेट ऑफ रिटायरमेंट एज पर डेट ऑफ बर्थ होगी वो होगी 31 दिसंबर 2035, यानी कि वो 35 में रिटायर्ड होंगे। तो ओवरऑल जो सर्विस हो जाएगी, ईयर ऑफ सर्विस, वो 34 ईयर्स की हो जाएगी एज पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। 32 ईयर्स तो हो जाएंगे उनकी एक्चुअल सर्विस, 2 ईयर्स बोनस के हो जाते हैं। सो ओवरऑल जो सर्विस हो जाएगी वो 34 ईयर्स की हो जाएगी। तो अभी मैं मान के चलता हूँ लेटेस्ट जो उनकी बेसिक एंड डीए है वो 38,000 है, यानी 38,000 पर उनका जो है पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है एम्प्लॉयर की साइड से, उनका भी जमा होता है, मैंने ये ले लिया है। अब मैं मान के चल रहा हूँ 6% इंक्रीमेंट उनका हुआ होगा लास्ट ईयर। अब ये पहले जो मैंने वीडियोस बनाए उसमें ये आएगा सर जो 10% आप इंक्रीमेंट ले रहे हैं, हाइक ले रहे हैं, वो ओवरऑल सैलरी पे होती है, यानी कि मींस स्पेशल अलाउंस या जो भी अलाउंस उस पे ओवरऑल होती है। तो जो एक्चुअल बेसिक डीए पे होता है उतना हाइक नहीं होता है, तो इसीलिए मैं इसको 6% मान के चल रहा हूँ कि 6% बेसिक डीए पे हाइक मिलता है, बाकी अदर जो भी अलाउंस उस पे हाइक होता है। तो चलिए दोस्तों मैं 6% मानकर चल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो 38,000 जो करंट सैलरी लिख दी है एंड एज पर जो लास्ट हमने कैलकुलेशन समझी थी उसी के हिसाब से मैं 6% बैक करता हुआ यहाँ पर देखिए मैं जो बैक सैलरी में आ गया हूँ, यानी जो 2014 में जो इनकी सैलरी थी वो 11,728 थी एज पर 6% हाइक। तो ये जो हाइक इनको मिलती चली जा रही है और 2023 में 38,000 है 6% की हाइक के हिसाब से। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अब यहाँ पर देखिए दो जो 2014 से पहले जो वेज सीलिंग थी वो 6,500 थी जैसा कि हमें पता है। तो हाँ जी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा हुआ 6,500
500 से अबव ही हुआ है तो हम इसके लिए एलिजिबल है, हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है। हाँ दोस्तों, अब आप इसका ध्यान रखिए, अगर आपकी ज्वाइनिंग 2001 से बाद में हुई तो जो फॉर्म एप्लीकेशन भरते समय जो पहला ऑप्शन आता है 5000 का, तो उसमें आप नो कर सकते हैं क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो 2004 के बाद की है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर जो 2014 के बाद में जो अमाउंट है वो 15,000, जैसा कि हमें पता था 15,000 वेज सीलिंग थी, उसका भी हम देख सकते हैं यहाँ 15,000 के अबव हमारा पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है। तो अभी जो हम अगर एप्लीकेशन भरते हैं, अप्लाई करते हैं ऑनलाइन हायर वेजेस को लेकर, तो हमें अभी तक कितना अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं नॉर्मल ईपीएस जो कंट्रीब्यूशन है उसको मैं ले लेता हूँ। जो नॉर्मल कंट्रीब्यूशन होता है वेजेस जो है वो 15,000 है एज पर वेज सीलिंग, और यहाँ पर 6,500 है। जो मंथली कंट्रीब्यूशन जो अभी एक्चुअल जो जा रहा होगा आपका वो 1250 रुपीज, और बिफोर 2014 542 रुपीज जा रहा होगा। अब मैं यहाँ पर नॉर्मल ईपीएस कंट्रीब्यूशन 8.3 ईयरली ले देता हूँ, यानी ईयरली कितना जमा होगा इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। यहाँ पे देखिए CB इंटू 12, तो ये 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला अमाउंट हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। तो ये नॉर्मल कंट्रीब्यूशन हुआ। अब समझिएगा, अगर हम हायर पेंशन का विकल्प चूज करते हैं इस ऑप्शन में, इस एग्जांपल के अंडर, तो यहाँ पर देखिए जो 8.33 है, मैं यहाँ पर लिखकर चल रहा हूँ 38,000 का 8.33 मैंने यहाँ पर एवरी ईयर का निकाल लिया। यहाँ पर देखिए सॉरी एवरी मंथली मैंने निकाल लिया है। अब मंथली डिफरेंस को भी हमको निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम ये निकालना चाह रहे हैं कि हमें कितना अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ये इस अमाउंट से 1250 को माइनस कर लिया, तो यहाँ पर आ गया है 1915 रुपीज, यानी मंथली इतना डिफरेंस बनता है। अब इसको हम ईयरली काउंट कर लेंगे। यहाँ पर मैं F यहाँ पर देखिए E इंटू 12, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो ये 12 से इंटू होके ये अमाउंट हमारे सामने निकल कर आ जाएगा, यानी इतना डिफरेंशियल अमाउंट हमें जो है डिपॉजिट करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों आपको जैसा कि पता है हमें इंटरेस्ट भी मिला है ईपीएफओ के द्वारा, हर एवरी ईयर जो हमारा ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन गया तो हमें विथ इंटरेस्ट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर ईयर में कितना इंटरेस्ट था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप देख रहे हो ये कहाँ से आता है, तो आप अगर ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं और सर्विसेज में एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो लेफ्ट में नीचे की तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये टेबल ओपन हो जाएगी, जहाँ पर ईयर वाइज आपको कितना इंटरेस्ट ईपीएफओ ने पे किया है वो सब कुछ मेंशन होता है। तो यही वाला परसेंटेज मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब मैंने यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। जैसा कि हमें पता है हमें एवरी ईयर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि जो लास्ट ईयर का बैलेंस था और जो इस ईयर का बैलेंस है दोनों को मिलाकर उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए मैंने ये सब कुछ फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। इस अमाउंट का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पर मैंने डाल दिया, ये देखिए इस तरह से। अब मैंने चूंकि यहाँ पे जीरो लिया है क्योंकि ये जो 2033 इसका इंटरेस्ट अभी इन फ्यूचर क्या होगा वो भी डिक्लेयर नहीं है, तो मैंने यहाँ पर अभी इसको नहीं लिया है। फ्यूचर में अभी जो नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम इसको समझ लेंगे। अब यहाँ पे मैंने टोटल कर दिया, यानी कि ये जो ईयरली डिफरेंस अमाउंट है प्लस जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमने निकाला है उसको मैंने ऐड कर दिया है। तो टोटल अमाउंट मैंने सब पे फॉर्मूला लगा दिया। टोटल अमाउंट इस एग्जांपल के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो 2,42,856 ये तो हमारा ईयरली डिफरेंस बनेगा, और इसी अमाउंट पे जो इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी पे हमको मिल चुका है वो हमें वापस डिपॉजिट करवाना पड़ेगा ईपीएफओ को, वो होगा 35,734। तो ओवरऑल ये टोटल हो जाएगा 2,78,590 रुपीज। या दोस्तों अगर आप इस समय आप हायर पेंशन का ऑप्शन चूज करते हैं तो, और अगर आप रिटायर्ड होंगे 2035 में, तो फिलहाल आपको 2,78,590 रुपीज डिपॉजिट करवाना पड़ेगा ईपीएफओ में लमसम। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ ये मैं लमसम अमाउंट ले रहा हूँ, हो सकता है इससे 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रफली अराउंड यही अमाउंट निकल कर आएगा। तो अगर आपने फाइनली मन बना लिया है कि हाँ अब हमें हायर पेंशन का विकल्प लेना है और हम ये 2 लाख
सॉरी 2,78,000 जो अमाउंट है वो हम पे करने के लिए भी तैयार है। तो भैया बताइए व्हाट विल बी द हायर पेंशन, हमें हायर पेंशन कितनी मिलेंगी। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, यहाँ पर देख लिए पेंशन का जो फॉर्मूला है 78284 मैंने एवरेज। अब आप देख रहे हैं ये कहाँ से आया, तो दोस्तों अब जो एक्चुअल में आपसे बात कर रहा था कि जो और कैलकुलेशन इस वीडियो में मैंने समझी है वो आपके साथ में मैं शेयर करता हूँ। 2035 तक हमें जाना पड़ेगा कि उस समय क्या सैलरी रहने वाली है। तो अभी तक हमने 2023 तक कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ये देखिए नीचे की तरफ, फिर हम इस फॉर्मूले को समझेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 2023 को वापस वही सैलरी ले ली है 38,000, और अब मैं 6% हाइक लेते हुए चल रहा हूँ 35 तक। 2035 तक मैंने वही जहाँ बैक में 6% लिया था, अब मैंने फ्यूचर में 6% लेकर यहाँ पर ये अमाउंट निकाल लिया कि 6% हाइक होगी। तो लास्ट में जो सैलरी होगी इस पर्टिकुलर पर्सन की वो होगी, जिसपे पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा होगा, वो होगा 76,464 रुपीज। अब जो एज पर फॉर्मूला है इसके हिसाब से हमें जो है लास्ट 60 मंथ्स का बेस जो है एवरेज लेना होता है। तो यहाँ पर मैं एवरेज ले रहा हूँ, तो इसका जो एवरेज आएगा वो 68,284 आएगा। यही मैंने यहाँ अमाउंट लिख दिया है। 34 इयर्स की जो सर्विस होती है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, डिवाइडेड बाय 70 करेंगे तो जो हायर पेंशन निकल कर आएगी वो 33,167 रुपीज आएगी इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को। दोस्तों तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस समय 2,78,000 जमा करवाते हैं तो आपको 35 तक आप रिटायर्ड होते हैं तो आपको 33,167 पेंशन मिलने वाली है। वही अगर आप नॉर्मल पेंशन में जाते हैं, आप ये अमाउंट जमा नहीं करवाते हैं और आप नॉर्मल ही पेंशन को क्लियर करते हैं, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा निकल के वो 6,171 रुपीज आएगा। अब ये जो 12,706 कहाँ से आया, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, 65,000 वेज सीलिंग के जो मंथ है वो 132 है। यहाँ पर देखिए ये टोटल जो ईयर होते हैं वो 11 है, 11 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो वो 132 होता है, प्लस 15,000, और अभी तक का जो मैंने कैलकुलेट कर लिया है ये वाला, ये 35 तक जाएंगे, सॉरी, तो 35 तक ये होता है 252 मंथ्स होते हैं। इसको मैंने ऐड करके 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो एवरेज सैलरी निकल कर आई है पेंशन के लिए वो निकल कर आई है 12,706। तो इस हिसाब से जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 6,171 अगर आप नॉर्मल पेंशन में जाते हैं। लेकिन आप अगर हायर पेंशन का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपकी पेंशन बनेगी ये, बशर्ते आप ये अमाउंट जमा करवाने के लिए तैयार हो ईपीएफओ में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब समझते हैं जो फ्यूचर में क्या आपका पीएफ बैलेंस रहेगा एज रिटायरमेंट के समय और कितनी पेंशन बनेगी, वो अब आप समझिए दोस्तों, तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी कि हमें इस हायर पेंशन का विकल्प चुनना है नहीं चुनना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसा कि आपको तो ये ले लिया है। अब जो देखिए दोस्तों फ्यूचर अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये जो 12% मैंने निकाल लिया है, यानी इस अमाउंट का 12% जो एम्प्लॉयर जमा करवाएगा। फ्यूचर अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर ये मैंने ईयरली निकाले लिया, इसका मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, आप ये समझ सकते हैं, एज पर फॉर्मूला मैंने डाल दिया है। अब फ्यूचर अमाउंट इन ईपीएस 8.3 मंथली कितना जाएगा, ये इतना जाएगा, मैंने इसका 8.33 निकाल लिया है, ये मैंने ईयरली निकाल लिया है मल्टीप्लाई बाय 2 करके, ठीक है। और जो अब पीएफ में बैलेंस जाएगा वो बैलेंस अमाउंट जाएगा, यानी कि ये अमाउंट माइनस होके ये वाला अमाउंट हमारा पीएफ में रहने वाला है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये भी मैंने यहाँ पर निकाल लिया देखिए दोस्तों, और इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया है यहाँ पर, और इसी का मैंने 8% इंटरेस्ट लिया है फ्यूचर में। देखिए दोस्तों ये हो सकता है ज्यादा भी हो कम भी हो, मैंने एवरेज 8% ले लिया, ईयरली इंटरेस्ट देगा ईपीएफओ इस वाले अमाउंट पे जो बैलेंस अमाउंट रहेगा इस पर। तो इसका भी मैंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकाल लिया है। और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये देखिए दोस्तों जो आपका ईपीएफ बैलेंस रहेगा वो 3,16,000 तो आपका ईपीएफ बैलेंस रहेगा अगर आप हायर पेंशन के विकल्प को चूज करते हैं, और आपको इंटरेस्ट मिलेगा इतना, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप नॉर्मल पेंशन पे रहते हैं तो ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन जाएगा इतना, इंटरेस्ट रहेगा इतना, टोटल आपको जो ईपीएफ का अमाउंट फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में मिलेगा 8,38,2
₹48 और ये इसका इंटरेस्ट। अब मैंने दोनों यहाँ पर देखिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, हायर पेंशन पर जाते हैं या नॉर्मल पेंशन में जाते हैं तो क्या होता है, फ्यूचर बैलेंस इन ईपीएफ कितना रहेगा, ये यहाँ पे देखिए मैंने ऐड कर दिया है, ये वाला अमाउंट प्लस ये इंटरेस्ट। तो आपका जो फ्यूचर का ईपीएफ बैलेंस रहेगा वो इतना रहेगा। अब चूंकि ट्रांसफर अमाउंट हो गया है आपका, यानी कि 2,78,000 आपने डिपॉजिट करवा दिया है, हायर पेंशन आपने चूज किया इसलिए, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। लेकिन ओल्ड पीएफ बैलेंस तो रहेगा ना दोस्तों, जरूरी थोड़ी है आपका जो अमाउंट ये ट्रांसफर हुआ है सारा का सारा तो जमा नहीं हुआ, कुछ तो बैलेंस बचा रहेगा। तो ये वाला अमाउंट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। देखिए दोस्तों, बैलेंस इन ईपीएफ एम्प्लॉयर आफ्टर ट्रांसफर होने के बाद में भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन से ये वाला जो अमाउंट है ये आपका बैलेंस में रहेगा, यह आपको मिलेगा ही, क्योंकि आपका ऑलरेडी है, जो आपको हायर पेंशन के लिए चाहिए था वो आपने यहाँ पर डिपॉजिट करवा दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए ये आपका बैलेंस रहेगा। तो जो टोटल ईपीएफ बैलेंस आप एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको मिलेगा 792,870 रुपीज, और जो हायर पेंशन बनेगी वो बनेगी आपकी 33,000। अब अगर नॉर्मल पेंशन पर ही रहता है तो यहाँ पर देख लेते हैं, नॉर्मल पेंशन पर का जो आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है वो 8 लाख है, इंटरेस्ट इतना है, टोटल अमाउंट आपका निकल कर आ जाएगा 9,67,000 लमसम। और ये जो अमाउंट है ये आपने डिपॉजिट नहीं करवाया यहाँ पर, ये देखिए वाला ये आपका ऑलरेडी बना ही रहेगा। इसके अलावा जो ओल्ड ये वाला अमाउंट है ये भी आपके साथ पास में ही रहेगा। तो टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 14,73,000 आपका जब रिटायर्ड होंगे। तो नॉर्मल पेंशन में आपके पास में इतना फंड रहेगा, लेकिन जो पेंशन बनेगी जहां हमने कैलकुलेट किया वो 6,171 आपकी पेंशन बनेगी। और हायर पेंशन का विकल्प चूज करते हैं तो अराउंड आपके पास में 6 लाख रुपीज रहेगा रिटायरमेंट के टाइम, लेकिन जो पेंशन बनेगी वो 33,000 बनेगी। तो दोस्तों देखिए आपको मैंने डिफरेंस करके बता दिया, पूरी कैलकुलेशन करके बता दी है कि इस एग्जाम्पल के द्वारा क्या कैलकुलेशन बनेगी, क्या हमें चूज करना पड़ेगा, और फ्यूचर में हम रिटायर्ड होते हैं तो हमें किस तरह से जो है कैलकुलेशन मिलने वाली है, रिटायरमेंट में कितना फंड हमारे पास में मिलेगा अगर हम हायर पेंशन में जाते हैं, और पेंशन कितनी मिलेगी, और नॉर्मल पेंशन में जाते हैं तो कितना फंड हमारे पास में रहेगा और कितनी पेंशन बनेगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने इसको ऐड कर दिया। अब अगर आप सोचते हैं कि ये वाला अमाउंट में 10% के इंटरेस्ट पे कहीं और इन्वेस्ट करता हूँ तो मंथली जो आपको मिलेगा अमाउंट वो इतना मिलेगा, और इसको आप अगर वापस इसके साथ में ये 18,454 रुपीज आपको जो है ये डिवाइडेड, इसको आप ऐड कर देंगे इससे इस वाले अमाउंट को, तो आपको 18,454 रुपए जो है उस समय कॉर्पस आपका मिलने लग जाएगा अगर आप इसको कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। और लेकिन यहाँ पर आपको जो मिल रहा है वो 33,000। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं दोस्तों। आप कैलकुलेशन इस तरह से आप भी करेंगे तो आपको भी क्लियरिटी हो जाएगी कि हमें ये ऑप्शन चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से क्लियरिटी हो गई होगी। फिर भी आपको कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।